हेलो गाइस, अभी नीचे आप ये कमेंट रीड कर सकते हैं जहाँ पे ये मदर बोल रही हैं कि इनके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है। बच्चा लगभग 2.5 साल से ऊपर है और 4 महीने हो गए हैं इनको थेरेपी स्टार्ट किए हुए और अभी तक नेम रिस्पॉन्स और आई कांटेक्ट नहीं आया है। पॉइंट नंबर 1 कि कभी भी कोई भी, इवन आप तो क्या साइकेट्रिस्ट भी कभी भी श्योरली इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता है कि इनिशियल आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म है। इवन जब भी आप डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो वर्चुअल ऑटिज्म का डायग्नोसिस बहुत ही रेयर मिलता है। स्पीच डिले का डायग्नोसिस भी बहुत रेयर मिलता है। जनरली इन केसेस को भी माइल्ड ऑटिज्म का ही डायग्नोसिस मिलता है। 3-4 ईयर्स के बाद जब ये बच्चे पूरी तरह से रिकवर कर जाते हैं उसके बाद ये चीज़ पता चलती है कि हाँ, इसको वर्चुअल ऑटिज्म था या इसको स्क्रीन की वजह से ऑटिज्म था या इसको ओनली स्पीच डिले का प्रॉब्लम था। तो सबसे पहली बात तो ये, हम नहीं बोल सकते कि वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिकल ऑटिज्म है। बच्चा अभी 3 ईयर से भी कम है। अब प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, जो केस मैंने डिस्कस किया था, जो अपनी आंखों से मैंने खुद जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, मैं हमेशा उसी का एग्जांपल दूंगी। जो बच्ची मेरे पास 3 इयर्स के करीब आई थी जिसका कोई 1 वर्ड तक क्लियर नहीं था, मतलब इवन स्पीच भी उसका क्लियर नहीं था, कुछ भी नहीं बोल पाती थी। वो कुछ बोल रही है तो समझ में नहीं आता था कि क्या वर्ड्स बोल रही। इवन उसको भी माइल्ड ऑटिज्म का ही डायग्नोसिस मिला था। जब पेरेंट्स उसको मेरे पास लेके आए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब निराश हताश हो चुके थे कि हमारी बच्ची को माइल्ड ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिल चुका है। लेकिन जैसे ही मैंने उस बच्ची को थोड़ा सा देखने की कोशिश की, चेक करने की कोशिश की सिम्टम्स को, तो जैसे ही मैंने उसको सॉर्टिंग करने के लिए कुछ चीज़ें दी, चना राजमा उसको सॉर्ट करने के लिए दिया, कुछ पजल्स, मैचिंग पजल्स होते हैं वो करने के लिए दिए, तो 1-2 सेकंड के लिए ही सही, 3-4 सेकंड के लिए ही सही, क्योंकि उस टाइम पे उसका सिटिंग टॉलरेंस बहुत कम था, नेम रिस्पॉन्स, आई कांटेक्ट बहुत कम था, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ गई कि सॉर्टिंग क्या चीज़ है, चना इधर डालना है। मैंने थोड़ी देर उसको बताया, वो समझ गई कि ये क्या चीज़ है। सिमिलरली मैचिंग को भी समझ गई कि क्या चीज़ है ये। जबकि मैं अर्नव की बात करूं या क्लासिकल ऑटिज्म के बच्चों की बात करूं तो आप देखोगे कि समझ में आना तो दूर की बात है कि क्या एक्टिविटी है, ये समझ में आना तो दूर की बात है। 1-2 सेकंड के लिए भी हम उन बच्चों का जो कोऑपरेशन है, इंटरेस्ट है, उसको गेन करने में भी हम लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इनिशियली। वो ना तो बैठते हैं ना ध्यान देते हैं। कंटिन्यूसली एफर्ट के बाद कुछ महीनों के बाद वो थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं और फिर चीज़ों को सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वर्चुअल ऑटिज्म है या स्पीच डिले के केसेस हैं, जनरली इन केसेस में बच्चों को लर्निंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। आप कुछ भी उनको सिखाओ वो जल्दी सीखते हैं, भले ही वर्चुअल ऑटिज्म स्क्रीन इफेक्ट की वजह से या दूसरी चीज़ों टेम्परेरी इफेक्ट की वजह से उनका सिटिंग टॉलरेंस, नेम रिस्पॉन्स, आई कांटेक्ट आपको कम दिख सकता है, लेकिन लर्निंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है उनको। वैसे ही हुआ, जैसे ही वो 4 इयर्स तक हुई, 4 इयर्स तक आते आते उसका स्पीच भी पूरा क्लियर हो गया। भगवान जाने वो स्पीच कैसे क्लियर हुआ। जब 3 इयर्स की थी तब एक भी वर्ड, इवन 1 वर्ड तक वो क्लियर नहीं बोल पाती थी, मतलब। और 4 इयर्स में जाके वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, साथ में जो हिंदी लैंग्वेज है, साथ में जो स्कूल में अभी इंग्लिश है, वो तीनों की तीनों लैंग्वेज में पटर पटर बात करती है और ब्रिलियंट इंटेलिजेंट गर्ल है वो। हालांकि उसका जो सेंसरी इशू है, ओरल सेंसरी इशू, वो अभी भी है, मतलब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी खाना नहीं खाना चाहती है, यानी कि चबाने में मतलब च्यू नहीं करना चाहती है, अभी वो दिक्कत है उसमें अभी। लेकिन बाकी ऑटिज्म का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो सोचो, उसको भी माइल्ड ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला था। तो कई सारी चीज़ें हैं, इनिशियली आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स को उस टाइम पे, उसके पेरेंट्स को ये देखकर ये लग रहा था कि इसकी स्पीच भी नहीं आ रही है, ये तो देखती भी नहीं है, आई कॉन्टैक्ट भी नहीं देती है, नेम रिस्पॉन्स भी नहीं देती है। हालांकि मैंने उसी टाइम पे उनको बोल दिया था कि ये ऑटिज्म का केस नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिस्क क्यों लेना है, थेरेपी करा लो। लेकिन उन्होंने कोई थेरेपी नहीं करवाई थी उसकी, और वो विदाउट थेरेपी ही ठीक हो गई। मतलब स्पीच डिले ही का ही केस था, सिंपली यही बोल सकते हैं। वो माइल्ड ऑटिज्म का केस नहीं था, यही बोल सकते हैं ना एंड में जाके हम लोग। तो ये चीज़ें भी हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, खुद से प्रेडिक्ट मत करो वर्चुअल ऑटिज्म है, स्पीच डिले है, कुछ भी प्रेडिक्ट मत करो इन चीज़ों के बारे में। इससे क्या होता है ना, हम लोग चीज़ों को कई बार हल्के में लेते हैं। जैसे मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, ये ऑटिज्म के जैसा नहीं है, ये अर्नव से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और ये सिंपल स्पीच डिले का ही केस है। तो उन्होंने थेरेपी के लिए नहीं सोचा। आई डोंट नो, वो हमारे फ्रेंड हैं तो उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव कर लिया उस चीज़ को। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप किसी के ऊपर बिलीव मत करो, मेरे ऊपर भी बिलीव मत करो।
चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, चाहे वर्चुअल ऑटिज्म है चाहे स्पीच डिले है, आपको थेरेपी ज़रूर करवानी है, कोई रिस्क नहीं लेना है। हो सकता है वो वर्चुअल ऑटिज्म हो और हो सकता है जिसको आप वर्चुअल ऑटिज्म समझ रहे हैं वो बाद में जाके क्लासिकल ऑटिज्म निकले और फिर आप उस जो कीमती वक्त है उसको आप हाथ से गंवा देंगे। सबसे पहली बात तो ये। और 4 महीने से में आगे अगर नेम रिस्पॉन्स, आई कॉन्टैक्ट ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो मैं यही बोलूँगी, चाहे वर्चुअल ऑटिज्म है चाहे क्लासिकल ऑटिज्म है, टाइम तो लगता है इन चीज़ों में। आई कॉन्टैक्ट, नेम रिस्पॉन्स अपने आप आते हैं जब बच्चा एक्टिविटीज़ में आपको कोऑपरेट करने लगता है, जब वो एक्टिविटीज़ आपके साथ कर रहा है। आजकल कितनी ही चैनल पे मैंने शेयर की हैं, कोग्निटिव लेवल और लॉजिकल थिंकिंग स्किल की एक्टिविटी बुक्स मैंने शेयर करके रखी हैं, कलरिंग बुक मैंने शेयर करके रखी हैं। आप गूगल में सर्च करो, सब आपको मिल जाएगा। सॉर्टिंग आप करवाओ, पजल्स आप करवाओ, धीरे धीरे अपने बच्चे का इंटरेस्ट गेन करो, वो आपके साथ बैठना सीख जाएगा। ये सब इजी एक्टिविटी से आपके साथ कोऑपरेट करना वो स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आप उसकी लैंग्वेज के ऊपर वर्क कीजिए। ये जो सॉर्टिंग या पजल है या ये सब ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनसे बच्चा आपकी तरफ ध्यान देने लग जाता है। उसके बाद आप लैंग्वेज पे वर्क करो। ये जो आई कॉन्टैक्ट, नेम रिस्पॉन्स है, ये सब चीज़ें अपने आप आएंगी। 3 इयर्स तक तो अर्नब भी कुछ नहीं सुनता था, नो रिस्पॉन्स, नो आई कॉन्टैक्ट, नो रिस्पॉन्स। आप 10 बार उसको अर्नब अर्नब बोल दो, वो बिल्कुल भी नहीं पलटता था और मैंने तो यही सोचा था कि उसको सुनाई नहीं देता है। तो ये सब चीज़ों की टेंशन मत लो कि नेम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बच्चा आपके साथ बैठे, उसका सिटिंग टॉलरेंस आए, वो आपको ध्यान दे, वो आपके साथ एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करे, लर्निंग करे थोड़ी बहुत, फिर थोड़ा लैंग्वेज सीखे। जब सिटिंग टॉलरेंस आ गया, जब थोड़ी लर्निंग आ गई, थोड़ी लैंग्वेज आ गई, तो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई। अब जो कुछ उसके आमने सामने हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, उसका दिमाग उन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है। तो डेफिनेटली नेम रिस्पॉन्स और आई कॉन्टैक्ट अपने आप इम्प्रूव हो जाता है गाइस। उस चीज़ की टेंशन आप मत लो, तो वो उसी से इम्प्रूव होगा जितना आप उसके साथ वर्क करेंगे, जितना आप उसके साथ बार बार इंटरेक्ट करेंगे। और वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे आप? जनरली इनको ऐसे बोलते रहो, इनके सामने सुनेंगे नहीं? सुनेंगे। वो तभी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करा रहे होंगे, कोई विजुअल आपने पकड़ा है, उसके हाथों से उसको लगवा रहे हैं, पॉइंट आउट करवा रहे हैं फिंगर से, तब जाके तो देखेगा ना कि कुछ ना कुछ तो मेरे से करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए और धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप आएंगी। वर्चुअल ऑटिज्म है चाहे क्लासिकल ऑटिज्म है, जो आपको समझना है आप समझो, टाइम लिमिट मत रखो। इवन एफर्ट्स करने के बाद भी कई बार टाइम लगता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इतना एफर्ट करो फिर आपके बच्चे का आई कॉन्टैक्ट और नेम रिस्पॉन्स आएगा, नहीं। ये पेशेंस, तभी तो बोलते हैं कि ऑटिज्म आपके पेशेंस का बहुत ज़्यादा इम्तिहान लेता है। दूसरी मदर ने इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं किए लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया उसमें। मैं इतने सालों से इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना एफर्ट कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? मैं गलत कर रही हूँ, शायद मुझे नहीं आ रहा है। ये सब डाउट मत करो। दोनों का लेवल अलग है, दोनों का कोग्निटिव लेवल अलग है, दोनों के सिम्टम्स अलग हैं, दोनों की ब्रेन की जो कैपेसिटी है, फंक्शनिंग है, वो अलग अलग है। तो टाइम लिमिट अपने दिमाग में लेके मत चलो कि इतने टाइम में ये चीज़ हो जानी चाहिए, नहीं। बस एफर्ट करते रहो और एक न एक दिन वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि टाइम लिमिट अगर आप रखेंगे, आप बार बार डिमोटिवेट होते रहेंगे कि इतने टाइम बाद भी ये चीज़ नहीं आ रही है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने यही बात डिस्कस की थी कि अर्नब के साथ भी कई सारी चीज़ें हैं जो इनिशियली आज तक नहीं हो पा रही हैं अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी लगी हुई हूँ उनको, अभी तक लगी हुई हूँ 13 ईयर्स की तक भी। तो धीरे धीरे करते रहो, आप खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। आई होप ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए, ये बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव रहेंगे, खुद को मोटिवेटेड अगर आप फील करेंगे तो आप बेटर रिजल्ट हासिल करेंगे और अच्छे से वर्क कर पाएंगे। कभी भी टेंशन मत लो इस चीज़ की कि उसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा, मेरा कब होगा। ये सब चीज़ें निकाल दो गाइस। फालतू में अपने बच्चों के ऊपर फिर हम लोग स्ट्रेस डालते हैं, उस चीज़ का बोझ डालते हैं। तो ये अपनी स्पीड से सीखेंगे, आपकी स्पीड से कुछ नहीं होगा। आप जहाँ 1 घंटा वर्क कर रहे हैं, आप सोचेंगे मैं 7 घंटे लगूंगी, आज मैं 8 घंटे, आज मैं पूरा दिन इतना काम करा। आप तो कर लेंगे, आपके अंदर तो कैपेसिटी है, वो ताकत है, लेकिन बच्चे के अंदर इतना पेशेंस थोड़ना है, वो थोड़ना इतना टाइम स्पेंड कर सकता है, इतना टाइम लगातार वो चीज़ें आपके साथ सीख पाएगा।
कई बार पेरेंट जिद में आके 2 घंटे 3 घंटे लगाए बच्चे के साथ, नहीं भी आज तो मैं हासिल करके रहूँगी। और उसमें होता क्या है, विदिन आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप अपना पेशेंस लूज कर देंगे और आप गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। बच्चे को तो छोड़ो, आप खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका खुद का नेचर इतना गंदा हो जाता है कि हमको खुद से नफरत हो जाती है। ये सब ऑटिज्म की रियलिटी है। इन कंडीशन से मैं खुद गुजरी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझा रही हूँ। और इन चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जो पेरेंट इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता है, समझ लो वो बच्चे को तो छोड़ो, बच्चे के साथ साथ पूरी फैमिली की लाइफ फिर नर्क बनने लगती है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। अपनी मेंटल स्पेशली मदर्स जो बच्चे के साथ रह रही हैं 24 घंटे, उनको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हल्के में लेके मत चलो। अगर आप चिड़चिड़े रह रहे हो, आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, बार बार गुस्सा आ रहा है, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को ऑब्जर्व करो, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में नहीं जाने देना है। ब्रेक लो, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। हम लोग ऐसे लगे रहते हैं जैसे गाड़ी हाथ से छूट रही है, नहीं करना है, नहीं, कुछ नहीं होगा। वो करने से भी कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें अपने टाइम पे होनी है ना, वो अपने टाइम पे ही होनी है गाइज। ये चीज़ें आप मान के चलो। सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने बच्चे को भी हम डिमोटिवेट ना करें और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी सारी चीज़ों को आप लगा के रखो। आधा घंटा आपने कुछ और करवाया, आधा घंटे के बाद कुछ और कराओ। एक ही चीज़ को पकड़ के मत चलो, थोड़ा वैरायटी रखो ताकि बच्चा भी बोरिंग ना हो उस चीज़ में। थोड़ा पजल करा लिया, अब थोड़ा पजल्स आपने सॉल्व करवा लिया, उसके बाद थोड़ा कलरिंग करा लिया, उसके बाद थोड़ा आपने लैंग्वेज का सिखा दिया, उसके बाद कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटी करा लो, जो सेंसरी इशू की एक्टिविटी होती है। पार्क टाइम होता है, वॉकिंग टाइम होता है, बीच में बच्चे का इंटरेस्ट देखो किस डायरेक्शन में है, थोड़ा म्यूज़िक सुना के देखो वो म्यूज़िक सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा रीडिंग राइटिंग पे टाइम स्पेंड करो। तो ऐसा नहीं सोचना है रीडिंग राइटिंग तो ज़रा भी नहीं आती, नहीं भी आती है तो भी ट्राई करो। क्या होगा, बच्चा स्क्रिबलिंग ही करेगा कुछ दिन, हाथ पकड़ के कराओ। एक ही एक्टिविटी को टारगेट पकड़ के नहीं चलना है। मतलब लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तो मैं लैंग्वेज के ऊपर ही वर्क करूंगी, मैं 2 घंटे लैंग्वेज पे ही लगी रहूंगी, कुछ नहीं होगा, बच्चा बोर हो जाएगा। उतना लेवल थोड़ना है उसका पेशेंस का यार। बच्चे का पेशेंस का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसका जो बिहेवियर है उसको भी हम खुद खराब करते हैं जब हम इस जिद पे उतर के आ जाते हैं ना कि इसी टाइम लिमिट में मुझे ये करना है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये भी देखा करो कि जो हम कर रहे हैं उसका बुरा इफेक्ट क्या हो रहा है। गाड़ी आगे बढ़ने के बजाय बैक हो रही है, तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करो। बस करते हैं इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।